नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन तो हमने देख लिया, बट इससे क्या असर पड़ा कुछ पैरामीटर्स पर, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन उन सब में सबसे पहला था, जैसा कि नाम से ही स्पेसिफाई हो रहा है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, मतलब कि लेंथ जो है वो कम हो गई है। अब लेंथ भी कैसे कम होती है, आप यही बोलेंगे कोई भी चीज़ है उसकी लेंथ जो है वही रहेगी, बट ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिफरेंस होगा। अभी हम समझने वाले हैं। वीडियोस पसंद आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। अब देखो, जैसा कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन था हमारा, वो बेसिकली इन दो फ्रेम्स पर था कि जो एस फ्रेम है, एक्स वाई जेड सिंपल कोऑर्डिनेट्स है 3 डायमेंशनल, और यहाँ पर जो एस डैश फ्रेम है यहाँ पर एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश के साथ में और वी वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रहा है। राइट, यही बात थी। अब हमारी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है, तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए ना जिसकी लेंथ होगी, तो हम एक रॉड मानकर चलते हैं। अब रॉड कैसी होती है? रॉड सिंपली कुछ इस तरह की होगी, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि हमने इसको एस डैश फ्रेम में ही क्यों रखा है? क्योंकि अगर एक बार के लिए मैं एस डैश फ्रेम को छुपा दूँ, ठीक है, तो हमारा जो रॉड है ना वो एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग। तो एस फ्रेम के हिसाब से ये रॉड मूव कर रही है, क्योंकि हमें देखना है कि इस मूवमेंट का ही लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या असर हुआ इस रॉड पर, ठीक है। तो इस एस फ्रेम के लिए तो ये रॉड मूविंग है, बट क्योंकि एस डैश फ्रेम खुद भी मूविंग है एक्स डायरेक्शन में, तो हम ये मान सकते हैं कि ये सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये जो रॉड है ना, ये एस डैश फ्रेम के लिए कांस्टेंट है। मतलब इस फ्रेम में बैठने वाला जो देखेगा, ओ डैश ऑब्जर्वर होगा, उसको ये लगेगा कि ये रॉड बिल्कुल स्टेबल है, ये मूव नहीं कर रही है। और एस फ्रेम के लिए ये रॉड मूव कर रही है। अब देखो, ये रॉड तो हमने बता दी, बट इसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है? तो लेंथ कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि आप इसकी इस पोजीशन को मेजर कर लो और एक इस पोजीशन को मेजर कर लो। राइट, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक तो ये वाला मेजर हो जाए और ये वाला मेजर हो जाए। नॉर्मली होता भी यही है ना, कितने मीटर की है, वही तो लेंथ होती है कि उसके जो एंड पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल जाए। अब क्योंकि एस डैश फ्रेम में ये रॉड जो है वो स्टेबल है, तो हम इन दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को एक ही टाइम पर मेजर ना भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि इसके लिए ये स्टेबल है। तो आप अभी करिए चाहे 5 मिनट बाद करिए, इसके लिए तो वही लेंथ रहने वाली है। अब देखिए, हमने बोला कि इसके एंड पॉइंट्स को हमें कैलकुलेट करना है। तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ से यहाँ तक x1 डैश, क्योंकि डैश फ्रेम के कोऑर्डिनेट है। और फिर इस एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे आएगा? वो यहाँ से यहाँ तक का होगा, जो कि होगा x2 डैश। ये हमने लिया है, ठीक है। अब इस एस डैश फ्रेम में ये रॉड जो अभी स्टेबल है, क्योंकि ये खुद भी मूव कर रही है और ये फ्रेम भी मूव कर रहा है, तो इसे तो ये लगेगा कि ये इसमें स्टेबल है। जैसे दो ट्रेन्स होती हैं, वो आपस में एक ही स्पीड से पास में मूव कर रही हैं, तो दोनों को ये लगेगा कि दोनों स्टेबल ही हैं, ठीक है, सेम वेलोसिटी से। वैसे ही यहाँ पर है, तो इसकी जो लेंथ है ना, ये इस फ्रेम के लिए ये प्रॉपर लेंथ होगी। और उस प्रॉपर लेंथ को हमने क्या नाम दे दिया? उसको हमने नाम दिया एल नॉट, ठीक है। एल के नीचे 0 लगा दिया, तो ये एल नॉट लेंथ हो गई। ये एस डैश फ्रेम के लिए इसकी लेंथ हुई। अब हम बात करें एस फ्रेम की। इस एस फ्रेम के लिए ये रॉड मूविंग है, सही है ना। इस एस फ्रेम के लिए तो ये एस डैश फ्रेम भी एक्स एक्सिस के अलोंग वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और हमने क्या बात की थी पहले कि ये रॉड जो है वो इस एस फ्रेम के लिए मूविंग है, तब इसके साथ में हमने एक एस डैश फ्रेम जो है वो अटैच किया था, ठीक है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सिक्वेंसेस समझने के लिए। तो अब इस एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये रॉड मूव कर रही है, तो इसके लिए हमें जो इसके एंड पॉइंट्स कैलकुलेट करने होंगे, इसकी जो लेंथ कैलकुलेट करनी होगी, वो साइमल्टेनियस करनी होगी। क्यों? क्योंकि ये रॉड मूव कर रही है। तो मान लीजिए एक ने यहाँ पर मेजर की, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद ये रॉड मूव कर गई तो वो यहाँ पर मेजर कर रहा है, तो चेंज हो जाएगा ना। तो इस फ्रेम को, क्योंकि इसके लिए रॉड मूविंग है, तो इसे सेम टाइम पर इसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो कैलकुलेट करने होंगे। अब एस फ्रेम के लिए इस रॉड के जो एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो किस तरह से होंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा x1, राइट, और यहाँ से लेकर के और हम लास्ट तक जा रहे हैं इसके एंड पॉइंट तक, तो ये हो जाएगा x2, राइट। अब क्योंकि एस डैश इज़ अ प्रॉपर फ्रेम, एस डैश जो है वो हमारा प्रॉपर फ्रेम है यहाँ पर रॉड के लिए। क्यों? क्योंकि रॉड जो है वो रेस्ट पर है एस डैश फ्रेम में, राइट। अब देखिए, जो एक्स कोऑर्डिनेट्स है एस डैश फ्रेम में रॉड के एंड के, वो x1 डैश और x2 डैश है, राइट। और अब आप देख ही सकते हैं कि x2 डैश बड़ा होगा,
ठीक है, इसका जो एंड पॉइंट है वो x2 डैश है, तो जो L नॉट है वो हमारा x2 डैश माइनस x1 डैश से दिया जाएगा। और ये जो लेंथ है ना, ये प्रॉपर लेंथ है। क्यों? क्योंकि इस फ्रेम में ये रॉड जो है वो रेस्ट पर है, मूव नहीं कर रही है, इसमें ये रेस्ट पर है, तो ये प्रॉपर लेंथ होगी। और इसके लिए इन्हें आप कभी भी मेजर कर सकते हैं, सेम टाइम पर मेजर करना इन दोनों एंड पॉइंट्स को वो भी ज़रूरी नहीं है एस डैश फ्रेम में। अब देखिए जो एस फ्रेम है इसमें एक्स कोऑर्डिनेट्स जो होंगे इस रॉड के एंड के, वो हमने देखा कि x1 और x2 लिए गए हैं। ओके, ये हमने अज्यूम किया है। बट ये जो एंड पॉइंट्स हैं ये साइमल्टेनियसली मेजर होनी चाहिए। साइमल्टेनियसली का मतलब है एक ही टाइम पर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है रॉड, तो क्या होगा कि एक बार हमने एक टाइम पर यहाँ पर मेजर कर लिया, बट थोड़े टाइम बाद पर जिसका एंड पॉइंट होगा वो यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि ये मूव कर रही है तो लेंथ चेंज हो गई ना हमारे लिए, तो फिर इतनी लंबी लेंथ आएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आपको ये दोनों एंड पॉइंट इस फ्रेम के लिए एक ही टाइम पर मेजर करने होंगे। तो अगेन वही बात है, इसके लिए जो लेंथ होगी वो x2 माइनस x1 होगी, बिकॉज x2 बड़ा है एज यू मे सी हियर। अब बात आती है हमारे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के रोल की। हमने एल नॉट और एल हमने ये डिस्कस कर लिए, बट किस तरह से ये कोरिलेट करेंगे आपस में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, ये हमें देखना है। अब क्योंकि ये एस डैश फ्रेम जो है वो वी वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलोंग जो है मूव करता है, तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस क्या कहती हैं, x1 और x2 में जो चेंजेस होंगे ना वो किस तरह से होंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं x1 डैश क्या होगा, गामा x1 माइनस वी टी, और x2 डैश क्या होगा, गामा x2 माइनस वी टी, क्योंकि ये x एक्सिस के अलोंग जो है मूव कर रहा है। तो हमारे x जो कोऑर्डिनेट थे वो इसी तरह से थे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है पूरा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को, वहां से देख लेना अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो। अब देखो हमारी प्रॉपर लेंथ जो है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट हुई। प्रॉपर लेंथ क्या है, हमने कि इसमें ये रेस्ट पर थी तो बिल्कुल इसकी परफेक्ट लेंथ है। ठीक है, तो प्रॉपर लेंथ हमारी कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुई, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सिक्वेंसेज में, मतलब इसके क्या परिणाम रहे। तो सिंपल x2 डैश और x1 डैश की वैल्यू आपके पास है, यहाँ पर पुट करना है हमें। देखो यहाँ पर हमने ये पुट की वैल्यूज और इस तरह से ब्रैकेट्स ओपन किए, तो माइनस वी टी और प्लस वी टी। ओके, तो टाइम वाला जो सेक्शन पार्ट है वो तो कैंसिल हो गया, और हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, गामा x2 माइनस x1। अब आप मुझे बताइए x2 माइनस x1 क्या है, ये हमारा जो हमने एस फ्रेम में लेंथ मेजर की है साइमल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियसली मतलब सेम टाइम पर। तो क्या रिलेशन हुआ एल नॉट और एल में, एल नॉट इक्वल्स टू गामा एल आया हमारे पास में। अब इसका सिग्निफिकेंस समझना है। सिग्निफिकेंस क्या होता है, कोई चीज़ आपने मैथमेटिकली शो कर दी बट उसका वर्ड्स में मीनिंग क्या है, उसने क्या इम्पैक्ट डाला है, वो भी तो हमें समझना पड़ेगा ना। अब देखिए क्योंकि हमारा गामा क्या होता है, वैल्यू हमें पता है कि 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होती है वैल्यू। ओके, तो हमने इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट किया। बट आप बोलेंगे कि अब ये इक्वेशन यहाँ तक आ गई, बस आगे क्या पढ़ने की जरूरत है हमें। आप देखिए एल नॉट तो हमारे लिए प्रॉपर लेंथ है, हमें जो कैलकुलेट करना है वो है एल है जो कॉन्ट्रैक्ट हुई है एस फ्रेम में, राइट। तो हमें इस तरफ इस एल को लेकर जाना है, तो किस तरह से वैल्यूज आएंगी, तो हमारे पास में ये रिलेशन जो आया वो आया एल इक्वल्स टू एल नॉट के मल्टीप्लिकेशन में ये चला गया यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंस क्या निकलता है कि देखिए ये टर्म जो है आप इसे समझिए, 1 में से कुछ टर्म माइनस हो रही है। ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कुछ वैल्यू है जो 1 में से माइनस हो रही है। तो आप ये समझिए ये 1 में से माइनस हो रही है, तो इस तरह से ये जो राइट हैंड साइड है ये एक से छोटी हो जाएगी ना, एक पैरामीटर से छोटी होगी, और वो कौन सा पैरामीटर है, वो एल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा एल है वो एल नॉट से कम आएगा, क्योंकि एल नॉट जो है वो प्रॉपर लेंथ है। अब यहाँ पर 1 में से कुछ माइनस हुआ तो उसने एल नॉट को कम कर दिया, तो कम कौन सी वैल्यू आई, एल जो है वो लेस देन होगा एल नॉट से, क्योंकि इसमें से कुछ माइनस हो गया तो ये एल जो है एल नॉट से कम होगा। तो यहाँ पर एल जो है हमारी कॉन्ट्रैक्ट होने वाली लेंथ है और एल नॉट जो है वो प्रॉपर लेंथ है। ये हमने किस बेसिस पर कहा कि ये जो हमारा गामा वाला फैक्टर है 1 अपॉन गामा वाला, मतलब कि जो √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, ये वैल्यू क्या कह रही है कि एक में से कुछ माइनस हो गया है, तो एक बोल रहा है कि ये मुझसे कम हो गया है। ठीक है, मैथमेटिकली समझे तो। और वर्ड्स में बोले तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो such a contradiction of length in the direction of motion relative to an observer is called Lorentz Fitzgerald contradiction। देखिए बहुत से लोग आपको ये वाला जो डेरिवेशन है ये पढ़ाएंगे या ये कॉन्सेप्ट ये फेनोमेना समझाएंगे तो वो यहाँ पर ही से छोड़ देंगे। बट हमने यहाँ पर क्या बोला, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर। अभी तक हमारे पास क्या था, एस डैश फ्रेम जो था वो मूव कर रहा था, बट क्या हो अगर हम एस फ्रेम को मूव करा दें, क्योंकि
आपको याद है जो पहले वाले वीडियोज़ है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के, उनमें हमने क्या अज्यूम किया है, ये x1 डैश और x2 डैश तो डैश फ्रेम के हैं, बट देखा जाए तो x1 और x2 फिर हमने कैसे अज्यूम किए थे, मतलब माने थे कि अगर हमारा एस डैश फ्रेम एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अगर हम इसे कांस्टेंट मान लें तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो एस फ्रेम है वो नेगेटिव साइड में मूव करता हुआ दिखेगा। ये ऐसा ही हुआ कि आप जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, बट अगर आपके लिए आप ये माने कि मैं तो स्टेबल हूँ, मैं चल नहीं रहा हूँ, तो आपको ये लगेगा कि मेरा दोस्त नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसके लिए आप ट्रेन का एग्जाम्पल लेंगे ना तो वो बहुत बेहतर होगा। जैसे आप ये समझिए कि जो आप है वो ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो बाकी के लिए तो ये है कि आप ट्रेन में आगे बढ़ रहे हैं, बट आपको क्या लगेगा कि मैं तो बैठा हुआ हूँ, लेकिन ये बाकी जो ऑब्जेक्ट्स है, पेड़ पौधे हैं, ये सब मेरे रेस्पेक्ट में पीछे जा रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ऐसा ही एस फ्रेम के साथ हुआ है। तो इसके जो x1 और x2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अब कौन जो है मेजर करेगा कोऑर्डिनेट्स को, ऑब्जर्वर ऑफ एस डैश। अब क्या है हमारे लिए, पहले जो है इस फ्रेम में रॉड स्टेबल थी, बट अब जो है वो इस फ्रेम के लिए रॉड स्टेबल होगी। तो ये जो ऑब्जर्वर है ओ डैश, ये किस तरह से मेजर करता है x1 डैश और x2 डैश को, और वो किस तरह से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में कोरिलेट करते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे पास में क्या आए थे, जैसे हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में जो इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पढ़ी थी वो कैसे थी, x1 और x2 एस फ्रेम के कैसे कोरिलेट करेंगे x1 डैश से, यहाँ पर जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा और राइट हैंड साइड में डैश कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो अब हमारे पास प्रॉपर लेंथ कौन सी है, देखिए सिंपली एल जो है वो एस फ्रेम में मेजर की हुई लेंथ है, तो वो x2 माइनस x1 है। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, प्लस वी टी है और ये माइनस वी टी डैश है, तो यहाँ पर भी यही कैंसिल होगी। तो क्या हुआ, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया तो दोनों टर्म्स जो है वो माइनस में हो गई, सॉरी यहाँ पर गलती से प्लस हो गया था। अब आप देखिए हमारे पास अब की बार प्रॉपर लेंथ कौन से फ्रेम में थी, वो एस फ्रेम में थी, x2 माइनस x1। ओके, क्योंकि मूव यही वाला फ्रेम जो है वो कर रहा है ना नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तभी तो हमने ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस यूज़ की हैं। तो प्रॉपर लेंथ कौन से फ्रेम में है, वो एस फ्रेम में है, ठीक है, एल नॉट। अब x2 माइनस x1 को हमने यहाँ पर एल नॉट अज्यूम किया, क्योंकि प्रॉपर लेंथ हम एल नॉट से अज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन रखने पर जो वैल्यू आई वो आई एल नॉट इक्वल्स टू गामा एल, x2 डैश माइनस x1 डैश। ये जो एस डैश फ्रेम की जो लेंथ है ना हमने मेजर की, इसे हमने एल लिया है जो कॉन्ट्रैक्ट हुई है। तो ये सेम रिलेशन आ रहा है यहाँ से भी जो अभी पिछली बार आया था। वर्ड्स में इस इक्वेशन का क्या मीनिंग है एस फ्रेम के लिए, अब क्योंकि ये जो रॉड है ये एस फ्रेम में रेस्ट पर थी, तो रॉड एट रेस्ट इन एस अपीयर्स टू बी कॉन्ट्रैक्टेड टू द ऑब्जर्वर ओ डैश। जो एस डैश फ्रेम का ऑब्जर्वर है उसके लिए ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही थी रॉड, और एस फ्रेम में ये रेस्ट पर थी, तो ये उसे भी कॉन्ट्रैक्टेड लगी, मतलब लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई उसके लिए। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों जो हमारी सिचुएशंस आई उनके लिए कि लेंथ इज कॉन्ट्रैक्टेड इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन इट एंड द ऑब्जर्वर। तो क्या आया, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मोशन नहीं होती है कुछ भी, रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है, रिलेटिव मोशन की बात हो रही है, चाहे एस फ्रेम मूव कर रहा है चाहे एस डैश फ्रेम मूव कर रहा है, लेंथ तो कॉन्ट्रैक्ट होगी दोनों सिचुएशंस में, डिपेंड करता है कि आप कौन से फ्रेम में बैठकर देख रहे हैं। देखिए दो बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हम देखते हैं लेंथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है और उसका क्या इफेक्ट होता है। अब मान लीजिए ये सर्कल है सिंपल, ठीक है, सर्कल परफेक्टली नहीं बना है बट ये सर्कल है। अब ये मूव करता है एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से, तो ये कैसा दिखाई देगा, इसकी लेंथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब इसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी तो अब देखिए ये ऐसे हो जाएगा, तो कैसा बनेगा, तो सर्कल हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, इलिप्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेंथ इसकी इतनी थी तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो ये इलिप्स बन गया। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, दूसरा है स्क्वायर। ओके, अब स्क्वायर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, इसकी ये वाली जो डिमेंशन है, ये वाली जो लेंथ वाली डिमेंशन है ये कम हो जाएगी, तो कैसा बन जाएगा, तो स्क्वायर हमारा रेक्टेंगल हो गया, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ में डिफरेंस होता है, बट जो स्क्वायर है इसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो सेम होती है, बट यहाँ पर जो है ये वाली लेंथ जो है इसकी वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब आप देखिए यही क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्कल में भी क्या है, ये वाला पार्ट ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। कहने का मीनिंग क्या है कि जो चेंज होगा ना वो एक्स डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा। तो क्या बोल रहे हैं, देयर विल बी नो चेंज इन लेंथ इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होती है ये भी समझना होगा। नो चेंज ये आपको याद रखना है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जैसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी
एक्स एक्सिस के लिए वाई जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। यहाँ पर जेड डायरेक्शन हम अज्यूम ना भी करें तो भी चलेगा, बट हमें एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम दिया है हमने, तो यहाँ पर शो कर दिया। बट बेसिकली जैसा कि हम लोग जानते हैं एक्स वाई और जेड तीनों आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शंस है, ठीक है। तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चेंज होगा, वाई और जेड में कोई चेंज नहीं होगा लेंथ में। यहाँ पर जो थोड़ा बहुत हो गया है ना, ये रफ वर्क समझिएगा आप, बाकी जो चेंजेस हो रहे हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वो एक्स डायरेक्शन में ही हो रही है, ठीक है। इन शेप्स पर नहीं जाना है बिकॉज दिस इज रफ वर्क, मैंने बहुत ही कोई परफेक्ट नहीं बनाए हैं ये जो डायग्राम्स बनाए हैं। बाकी आपको ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि आगे जब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, उनमें ये जो फेनोमेना है ये भी बहुत काम आने वाला है। सो टिल देन कीप लर्निंग, और वीडियोस लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और सीखते रहना। थैंक यू सो मच, और शेयर करते रहना।